कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जो जो एक ही वक्त में कुदरत का एक शानदार शाहकार भी हो और साथ ही इंसानी अलमिये की सबसे गहरी अलामत भी? जापान में माउंट फ्यूजी के पास एक ऐसा ही जंगल है जिसे दरख्तों का समुंदर कहते हैं। आज हम इसी आओकेगारा जंगल की गहराई में उतरेंगे और उसकी इस दोहरी शनाख्त को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और आओकेगारा को समझने के लिए यही दो पहलू देखने पड़ते हैं। एक तरफ इसकी जोग्राफियाई हकीकत है जो आतिशफशा ने बनाई, और दूसरी तरफ इंसानों की कहानियां हैं, उनके खौफ, उनकी उम्मीदें। ये दोनों क्या कहते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए इसकी सबसे पुरस्कार बात से शुरू करते हैं। जब भी लोग आओकेगारा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहली चीज जो जहन में आती है वो है एक अजीब गहरी खामोशी। जी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से इस जंगल की पूरी कहानी, उसका पूरा राज शुरू होता है। और नहीं, ये कोई वहम नहीं है, इसके पीछे एक ठोस अर्जियाती हकीकत है। अच्छा? इसकी वजह है 864 ईस्वी में माउंट फ्यूजी का एक बहुत बड़ा आतिशफशानी धमाका। ओह, इतना पुराना? जी। उससे जो लावा निकला वो जब ठंडा होकर सख्त हुआ तो उसने एक मसामदार मतलब पोरस चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ली। वो चट्टान, वो जमीन एक कुदरती साउंड प्रूफ मटीरियल की तरह काम करती है। कमाल है, यानी वो आवाज को जज्ब कर लेती है। बिल्कुल, इसीलिए वहाँ एक अजीब सुन्नाटा छाया रहता है। परिंदों की आवाजें भी मध्यम पड़ जाती हैं। तो जंगल की जो चीज उसे जोग्राफियाई तौर पर मुनफरिद बनाती है, वही उसकी पुरस्कार शोहरत की बुनियाद भी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। फितरत की एक हकीकत इंसान के लिए एक नफ्सियाती तजुर्बा बन जाती है। और इसी से जुड़ी एक और बात भी है, कंपास वाली कहानी। बिल्कुल। अब इस बात पर आते हैं जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा मुतजस्सिस करती है, कंपास वाली कहानी। क्या वाकई वहाँ कंपास पागलों की तरह घूमने लगते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही आम और दिलचस्प मिथ है। अच्छा। हकीकत ये है कि देखें, आतिशफशानी चट्टानों में लोहे की मिकदार थोड़ी ज्यादा होती है। सही। तो अगर आप एक रवायती मखनातीसी कंपास बिल्कुल जमीन पर रख दें तो उसकी सुई में हल्की सी मुदाखलत हो सकती है। हल्की सी? मगर ऐसा नहीं कि वो बेकाबू हो जाए। बिल्कुल नहीं। ये कि वो बेकाबू होकर घूमने लगते हैं, ये सब ड्रामाई बातें हैं। जीपीएस और जदीद सिस्टम वहाँ बिल्कुल ठीक काम करते हैं। तो फिर लोग रास्ता क्यों भटक जाते हैं? रास्ता भटकने की असल वजह जंगल का इंतहाई घनापन और एक जैसा नजर आने वाला मंजर है। वहाँ कोई वाज़े पगडंडियां या निशानियां नहीं है। हर तरफ एक जैसे दरख्त, काई से ढकी चट्टानें। अच्छा, तो इंसान का अपना अंदरूनी सिमत का एहसास खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कंपास खराब होने वाली बात एक तरह का नफ्सियाती बहाना बन गई है। ये मानने के बजाय कि मैं उलझ गई, ये कहना आसान है कि टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया। जी। और इस उलझन में यकीनन जंगल की साख्त का भी बड़ा हाथ होगा। मैंने पढ़ा है कि वहाँ दरख्तों की जड़ें भी आम नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। चूंकि जमीन सख्त लावे की चट्टान है तो जड़ें गहराई में नहीं जा सकती, इसलिए वो सतह पर उन काई से ढकी चट्टानों पर एक जाल की तरह फैल जाती हैं। ये मंजर तो बहुत अजीब लगता होगा। बहुत अजीब, जैसे जमीन पर रेंगते हुए सांप हों। और जंगल इतना घना है, तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ, कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। दिन में भी शाम का समान लगता है। एक गैर मामूली खामोशी, उलझी हुई जड़ें और छनती हुई रोशनी। ये मंजर तो खुद किसी द्योमलाई कहानी का हिस्सा लगता है ना? यहीं से शुरू होता है। ऐसे माहौल में इंसानी तखय्युल का मुतहर्रिक होना फितरी है। जंगल को जापानी असातीर में यूरी से जोड़ा जाता है। यूरी यानी भूत? हाँ, सीधा तर्जमा तो भूत ही है, लेकिन जापानी ज़काफ़त में ये वो रूहें हैं जो किसी शदीद दुख या गुस्से की वजह से दुनिया में अटक जाती हैं। ओह! तो ऐसी जगह जहाँ दुख का तसव्वुर हो, वहाँ योरी का ख्याल खुद ब खुद जुड़ जाता है। और वो ओबासुते वाली रस्म जिसमें बूढ़ों को जंगल में छोड़ दिया जाता था? ओबासुते की कहानी जापानी लोक दास्तानों का एक बहुत ताकतवर हिस्सा है, लेकिन ओकिगा हरामीज के राइज होने के कोई ठोस तारीखी सबूत नहीं मिलते। तो ये सिर्फ एक अफसाना है? ज्यादातर एक अफसाना ही है, लेकिन इस अफसाने ने सदियों से इस जंगल की शनाख्त को एक आखिरी आरामगाह के तौर पर कायम करने में अहम किरदार अदा किया है।
तो अगर ओबासूते सिर्फ एक कहानी थी, तो फिर इस जंगल की खुदकुशी के मकाम के तौर पर ये जो मॉडर्न शोहरत है, ये कैसे शुरू हुई? यहाँ से मामला असल में दिलचस्प और बहुत अलमनाक हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह 1960 में शाये होने वाला एक नॉवल है, नामी नो तो, यानी लहरों का टावर। एक नॉवल? जी। इस नॉवल के आखिर में एक किरदार जो मोहब्बत में नाकाम होता है, वो अवोकीगारा जाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। और नॉवल ने जंगल को एक ऐसी रोमानवी, खूबसूरत और पुरसुकून जगह के तौर पर पेश किया जहां इंसान दुनिया के दुखों से निजात पा सकता है। एक मिनट, क्या वाकई एक नॉवल इतना असरअंदाज हो सकता है, या क्या उसने पहले से मौजूद किसी ख्याल को सिर्फ हवा दी? मतलब जंगल की तारीख शोहरत तो पहले से थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जंगल की पुरस्रार शोहरत और यूरी की कहानियां तो पहले से मौजूद थी, लेकिन नामी नोतो ने एक अहम काम किया। उसने एक मुबहम लोक खौफ को एक ठोस, जदीद और यहाँ तक के एक रोमानवी अमल से जोड़ दिया। इसने लोगों को एक स्क्रिप्ट दे दिया। बिल्कुल। इस किताब की बेपनाह मकबूलियत ने बदकिस्मती से एक अफसाने को हकीकत का रूप दे दिया, और उसके बाद से यहाँ खुदकुशी के वाकयात में इजाफा देखने को मिला। ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जंगल की शनाख्त हमेशा के लिए इस अलमिये से जुड़ गई है? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हालिया बरसों में इस कहानी को बदलने की संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, किस तरह की कोशिशें? सबसे पहला कदम तो जापानी हुकूमत ने ये उठाया कि उन्होंने अवामी सतह पर खुदकुशी के आदाद और शुमार जारी करना बंद कर दिए। इसका क्या फायदा हुआ? इसका मकसद इस जगह की सनसनीखेजी को कम करना था, ताकि मीडिया इसे एक मौत के स्कोर कार्ड के तौर पर पेश न करे। सही, तवज्जो मसले पर हो, नंबरों पर नहीं। जी। और फिर वो इंतबाही बोर्ड्स हैं। हाँ, उनके बारे में मैंने सुना है। पहले वहाँ सिर्फ सख्त इंतबाही बोर्ड्स होते थे कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन अब उनकी जगह ऐसे बोर्ड्स ने ले ली है जिन पर लिखा होता है कि आपकी जिंदगी आपके वालिद का अनमोल तोहफा है, बराहे करम उनके बारे में सोचें। तो अब जोर डराने पर नहीं, बल्कि मदद की पेशकश पर है। बिल्कुल। उन बोर्ड्स पर खुदकुशी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी दर्ज हैं। पैगाम है, मदद मांगो। और वहाँ गश्त वगैरह का भी इंतजाम किया गया है? जी हाँ, और ये सबसे मुतासिरकुन बात है। रजाकारों की टीमें हैं जो बाकायदगी से जंगल में गश्त करती हैं। इनका मकसद सिर्फ लाशें ढूंढना नहीं, बल्कि जिंदगी बचाना है। वो क्या करते हैं? वो किसी भी ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो अकेला या परेशान लगे, और बस उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इंसानी ताल्लुक का एक छोटा सा अमल किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये बहुत अहम काम है, और मैंने इको टूर्स के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, इको टूर्स एक तरह से जंगल को उसकी असल शिनाख्त वापस दिलाने की कोशिश है। वो कैसे? गाइड्स जानबूझकर लोगों को उन जगहों पर ले जाते हैं जहां 1200 साल पुराने दरख्त हैं, जहां नायाब किस्म की गाय उगती है। वो जंगल की हयातियाती अहमियत को समझाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि मौत से पहले ये जगह जिंदगी से भरपूर है। कुदरती खूबसूरती से याद आया, वहाँ कुछ मशहूर गारों का भी जिक्र मिलता है। बिल्कुल। नोरुसावा आइस केव और फुगाकू विंड केव। हाँ, ये दरअसल लावे के बहाव से बनने वाली कुदरती सुरंगें हैं। नारोसावा आइस केव इतनी ठंडी है कि इसमें गर्मियों में भी साल भर बर्फ जमी रहती है। वाओ! ये जगह अब बहुत मकबूल सियाहती मकामात हैं, और ये औकीगाहरा की एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। एक ऐसी जगह जो अर्जियाती अजायबात से भरी हुई है, न कि सिर्फ दुख और मायूसी से। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि औकीगाहरा की कहानी एक तजाद की कहानी है। एक तरफ आतिश फिशां के लावे से पैदा होने वाली उसकी बेमिसाल खूबसूरती और पुरअसरार खामोशी, और दूसरी तरफ इंसानी कहानियों और अलमियों का बोझ जिसने उसे एक तारीख शनाख्त दी है। जी, और ये उस बात की एक ताकतवर मिसाल है कि किसी जगह की शनाख्त सिर्फ उसकी जोग्राफियाई हकीकत से नहीं बनती, बल्कि इन इंसानी कहानियों से भी बनती है जो हम उसके बारे में सुनाते हैं। और उन कहानियों को बदला जा सकता है। बिल्कुल। औकीगाहरा की कहानी को बदलने की कोशिशें यही जाहिर करती हैं कि ये कहानियां पत्थर पे लिखी नहीं होती। किसी जगह की असल खूबसूरती को दोबारा दरियाफ्त किया जा सकता है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया में और कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनकी असल खूबसूरती और अहमियत को इंसानी अलमियों या गलत फहमियों ने छुपा रखा है?
और इन कहानियों को बदलकर उन जगहों का असल चेहरा दुनिया को दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है?